यूपीएससी के दुनिया में करंट अफेयर्स अक्सर एक पहेली बन जाता है, क्योंकि ये इतना वास्ट है, इतना अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली खेल सिर्फ क्या जानने का नहीं, बल्कि कैसे सोचने का है। आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटेंगे, बल्कि एक टॉप एनालिस्ट की तरह सोचना सीखेंगे। 0.2%, ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की सच्चाई है। ये हमें साफ साफ बताता है कि सिर्फ घंटों की पढ़ाई से बात नहीं बनेगी। यहां तो हर एक सवाल आपकी रैंक, आपका भविष्य तय कर सकता है। इसीलिए हमें सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए जो हमें इस भीड़ से अलग खड़ा कर सके। तो सवाल वही है कि ये महारत, ये मास्टरी आखिर आती कैसे है? इसका जवाब ज्यादा किताबें पढ़ने में नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने, उसे डिकोड करने की काबिलियत में छुपा है। चलिए इस एनालिटिकल सोच को 3 बिल्कुल अलग अलग केस स्टडीज के जरिए समझते हैं। तो हमारी पहली केस स्टडी हमें ले चलती है इंडियन इकोनॉमी के एक बहुत ही जरूरी और नए टॉपिक की तरफ, डिजिटल रुपया। ये एक ऐसा टॉपिक है जो दिखाता है कि यूपीएससी कैसे आज की और आने वाले कल की पॉलिसीज पर सवाल डिजाइन करता है। अब जरा सवाल को गौर से देखिए और एक बहुत जरूरी शब्द पर ध्यान दीजिए, गलत। यूपीएससी की यही तो खासियत है, वो ऐसे ही छोटे छोटे शब्दों से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को टेस्ट करता है। तो इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन सा एक स्टेटमेंट है जो ई रूपी की हकीकत से मेल नहीं खाता? अगर आपका जवाब बी था तो बिल्कुल सही, लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है। सिर्फ सही जवाब जानना काफी नहीं है। एक टॉप परफॉर्मर यह समझता है कि बी सही जवाब क्यों है, और उससे भी ज्यादा जरूरी कि ए, सी और डी सही स्टेटमेंट क्यों नहीं है। देखिए, सारा फर्क कंट्रोल का है। ई रूपी सेंट्रलाइज्ड है, मतलब इसका पूरा कंट्रोल आरबीआई के पास है, बिल्कुल हमारे जेब में रखे नोटों की तरह। दूसरी तरफ बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं, मतलब उन पर किसी एक संस्था का कंट्रोल नहीं होता। बस यही एक बुनियादी फर्क ऑप्शन बी को पूरी तरह से गलत साबित कर देता है। और बाकी 3 ऑप्शन वो तो ई रूपी के ऑफिशियल डिजाइन और मकसद का हिस्सा हैं ही। ये स्लाइड एक तरह से पूरी पिक्चर को जूम आउट करके दिखाती है। जब हम ई रूपी को यूपीआई, वॉलेट्स और कार्ड्स के साथ रखकर देखते हैं तो ये बात एकदम साफ हो जाती है। इसका मकसद किसी को रिप्लेस करना नहीं, बल्कि हमारे मौजूदा डिजिटल पेमेंट के गुलदस्ते में एक और नया मजबूत फूल जोड़ना है। चलिए अब गियर बदलते हैं। इकोनॉमी से निकलकर अब हम चलते हैं जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति की दुनिया में। हमारी दूसरी केस स्टडी भारत की विदेश नीति के एक बहुत ही अहम मोड़ पर है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। यह सवाल सिर्फ 2 पॉलिसीज के नाम नहीं पूछ रहा है, यह उनके बीच के इवोल्यूशन, उनके डीएनए में आए बदलाव को समझने की हमारी काबिलियत को टेस्ट कर रहा है। ध्यान दीजिए, सवाल पूछ रहा है, सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। इसका मतलब हमें सबसे सटीक और कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन चुनना है। और सही जवाब है सी। क्यों? क्योंकि यह ऑप्शन इस बात को पकड़ता है कि एक्ट ईस्ट सिर्फ एक नया नाम नहीं था, यह सोच में, एक्शन में और दायरे में एक बहुत बड़ा अपग्रेड था। यह एक ज्यादा प्रोएक्टिव और ज्यादा एम्बिशियस अप्रोच है। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बयां करती है। देखिए, 1991 में लुक ईस्ट से शुरुआत हुई, जिसका फोकस ज्यादातर व्यापार और इकोनॉमी पर था। फिर 2014 में आया बड़ा बदलाव, जब ये एक्ट ईस्ट बनी, जो सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि कनेक्टिविटी, कल्चर और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर भी जोर देती है। इस टेबल में तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। एक तरफ लुक ईस्ट, जिसका दायरा मेनली आसियान तक था और फोकस था इकोनॉमी। दूसरी तरफ एक्ट ईस्ट, जिसका दायरा ईस्ट एशिया और उससे भी आगे तक फैला है और फोकस सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि सुरक्षा, कनेक्टिविटी और सबसे जरूरी एक्शन ओरिएंटेड रिजल्ट्स पर है। और अब हमारी आखिरी केस स्टडी, जो हमें सीधे फ्यूचर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कटिंग एज दुनिया में ले जाती है, नेशनल क्वांटम मिशन। ये केस स्टडी दिखाती है कि यूपीएससी भविष्य को आकार देने वाली टेक्नोलॉजीज पर भी कितनी गहरी नजर रखता है। इस तरह के सवालों में सारे ऑप्शन बड़े आकर्षक और सही लग सकते हैं, है ना? यहीं पर कीवर्ड्स हमारी मदद करते हैं। सवाल का कीवर्ड है प्राथमिक लक्ष्य, मतलब हमें मिशन का वो सबसे मेन, सबसे क्लियर टारगेट खोजना है, ना कि कोई साइड गोल। सही उत्तर है ए। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन मिशन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इसे एकदम साफ साफ बताया गया है। तो ए ही क्यों सही है? क्योंकि एक तय टाइमलाइन के अंदर क्वांटम कंप्यूटर बनाना इस मिशन का सेंट्रल पिलर है, इसका सबसे बड़ा वादा है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो वो या तो बहुत नैरो हैं, जैसे सिर्फ थ्योरेटिकल रिसर्च, या फिर बहुत ज्यादा अव्यवहारिक हैं, जैसे सारे क्लासिकल कंप्यूटरों को तुरंत बदल देना। तो हमने 3 अलग अलग दुनिया देखी, इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की? इन सबको सॉल्व करने का जो तरीका था, जो थिंकिंग प्रोसेस था, वो एक जैसा ही था। अब वक्त है इन अलग अलग धागों को एक साथ बुनकर एक मजबूत रणनीति बनाने का। चलिए, इसे कहते हैं एनालिस्ट की मानसिकता। यही है वो फ्रेमवर्क, एक 4 स्टेप फॉर्मूला जिसे किसी भी एमसीक्यू पर अप्लाई किया जा सकता है। पहला, सवाल के कोर कॉन्सेप्ट को पकड़िए। दूसरा, गलत, नहीं, सर्वश्रेष्ठ जैसे गेम चेंजिंग कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए। तीसरा, एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके उन ऑप्शंस को हटाइए जो सरासर गलत हैं। और चौथा, अपने फाइनल आंसर को उस टॉपिक के फंडामेंटल से क्रॉस चेक जरूर कीजिए। संतजू की ये बात यहां एकदम फिट बैठती है। सिर्फ फैक्ट्स जानना यानी टैक्टिक्स आपको शायद मंजिल तक पहुंचा दे, पर बहुत धीरे धीरे, लेकिन बिना एक ठोस स्ट्रैटेजी के सिर्फ फैक्ट्स का ढेर हार से पहले का शोर शराबा मात्र है। हमारी स्ट्रैटेजी है ये एनालिटिकल फ्रेमवर्क।
तो इस पूरी चर्चा के अंत में हम आ गए हैं। चलिए उन सबसे जरूरी बातों को एक साथ समेटते हैं जो तैयारी में एक असली स्ट्रेटेजिक एज दे सकती हैं। ये 4 बातें अपनी तैयारी का मूल मंत्र बना लीजिए। पहला, अंदाजा नहीं एनालिसिस कीजिए। दूसरा, सिर्फ सही जवाब मत जानिए, यह भी समझिए कि गलत जवाब आखिर गलत क्यों है। तीसरा, फैक्ट्स को अकेले मत देखिए, उन्हें हमेशा बड़ी पिक्चर यानी कॉन्टेक्स्ट में रखकर समझिए। और चौथा, एक ऐसा सिस्टम बनाइए, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे आप बार बार हर सवाल पर लागू कर सके। और मैं इस पूरी चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। हमारी तैयारी का असली मकसद क्या है? सिर्फ ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना, या उस जानकारी को प्रोसेस करने के लिए, उसे समझने के लिए एक बेहतर, एक ज्यादा असरदार दिमागी ढांचा तैयार करना? इस पर जरूर सोचिएगा।